मेरा नाम शालू है। जब मैं 17 साल की हुई तो मेरे दिल ने भी मोहब्बत और प्यार भरे सपने सजाए। जब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी तो मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस हुई। मैं खुद से ही शर्माने लगती और खूबसूरत सपने सजाने लगती। पर मुझे क्या पता था कि किस्मत मेरे साथ एक अजीबो गरीब खेल खेलेगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी ऐसा मोड़ भी लेगी। मेरे लिए आने वाले तीसरे रिश्ते को मेरे माँ बाप ने हाँ कर दी, इसलिए क्योंकि लड़के की फैमिली छोटी थी। उसकी एक शादीशुदा बहन थी और एक बूढ़ी माँ। लड़का शक्ल सूरत का भी अच्छा था और उम्र भी ठीक थी। अमीर लोग थे। उनका घर इतना बड़ा था कि हमारे जैसे 4 घर मिलाकर उनका एक घर बनता। मैं भी खुश थी। उदास होने की आखिर कोई वजह ही नहीं थी। सब खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गए। मेरी सास ने कहा कि उनको किसी तरह की रस्म नहीं करनी। मेरे माँ बाप ने उनको कह दिया कि ऐसा ही होगा। पर मेरे पापा ने शादी से एक दिन पहले घर में मेहंदी की एक छोटी सी पार्टी रख दी थी। आखिर माँ बाप का दिल तो ऐसा ही होता है ना। अगले दिन शादी की रस्म हुई और मैं अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। जब मेरी सास मुझे मेरे कमरे में छोड़ने आई तो उनके हाथ में कुछ था। उन्होंने मुझे बैठाया और मुझसे पूछा कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। और फिर उन्होंने मुझसे एक बहुत अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे जल्द से जल्द अपने पोते का मुंह देखने का अरमान है, इसलिए इस मामले में लापरवाही ना करना। इस घर में बहुत खामोशी है। मैं चाहती हूँ कि इस घर में रौनक आ जाए। आजकल की लड़कियां जानबूझकर बच्चों के मामले में लापरवाही करती हैं ताकि शादी के 2-4 साल तक जिंदगी को एंजॉय कर सके। अगर तुम्हारे दिल में भी ऐसा कोई ख्याल है तो उसे अपने दिल से निकाल दो। मुझे इसी साल तुम्हारी औलाद चाहिए। और दूसरी जरूरी बात, तुम घर में हमेशा ये चप्पल पहनोगी, मेरी सास ने कहा और एक थैले से 2 पुरानी चप्पलें निकाली जिनको वो अपने साथ लिए फिर रही थी। पूरी शादी में वो शॉपर मेरी सास के हाथ में था। मैंने उन चप्पलों की तरफ देखा। वो चप्पलें काफी पुरानी थी। वो चप्पलें सिर्फ पुरानी ही नहीं थी बल्कि कुछ अजीब तरह की भी थी। ऐसा लगता था उनको हाथ से बनाया गया था। उनकी नीचे वाली एड़ी बहुत मोटी थी और वो शायद चमड़े की बनी हुई थी। मैं उन चप्पलों को हैरान होकर देख रही थी। मेरी सास ने बताया कि ये मेरी चप्पलें हैं जो मैंने तब पहनी थी जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। और उसी साल भगवान ने मेरी गोद में एक प्यारा सा बेटा डाल दिया था। ये चप्पलें मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए ही संभाल कर रखी थी और मैं चाहती हूँ कि तुम इन चप्पलों को पहनो। जब तक तुम घर में रहोगी तो तुम यही चप्पलें पहनोगी। अगर तुम घर से कहीं बाहर जाओगी तो अपनी मर्जी के कोई भी जूते या चप्पल पहन सकती हो, लेकिन घर के अंदर तुम यही चप्पलें पहन कर रहोगी। मैं तुम्हारी तरफ से इस मामले में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं नई नवेली दुल्हन थी। मुझे वैसे भी ये समझा कर भेजा गया था कि तुम्हें किसी बात को भी मना नहीं करना, ज्यादा बातें नहीं करनी। जो तुम्हें सास और पति कुछ कहे तो उसे चुपचाप मान लेना। और फिर मैंने ये सोचा कि चप्पलें ही तो पहननी है, वो भी सिर्फ घर के अंदर, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। मैंने उनसे कह दिया कि ऐसा ही होगा माँ जी। मेरी सास कमरे से चुपचाप चली गई। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आया। उसने मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मुझे गिफ्ट भी दिया। मैं इसी बात पर खुश हो गई कि चलो मेरा पति तो अच्छा है। और जहां तक बात है ससुराल वालों की, तो वो तो सबके ही ऐसे होते हैं। कोई ना कोई बात थोड़ी ऊंच नीच तो हो ही जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब मैं किचन में गई तो मैंने वहां एक लड़की को खड़े देखा जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने मुझे नमस्ते किया और कहा कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं हैरान हुई कि ये इस घर की नौकरानी है, जबकि ये तो बहुत साफ सुथरी और खूबसूरत है। मेरे पति से पूछने पर मुझे पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि वो नौकरानी मेरी माँ के गांव से है और माँ के दूर पार की रिश्तेदार भी लगती है। उनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं। घर में कई बहनें हैं, यही सबसे बड़ी बहन है, इसलिए घर के हालात से तंग आकर हमारे घर काम करती है और हम लोग इसके अपने हैं, तो इसलिए इसके घर वाले हम पर भरोसा करके यहाँ भेज देते हैं। माँ ने कभी उसे नौकरानी नहीं कहा, तुम भी उसे नौकरानी नहीं कहना। और इसलिए ये नौकरों की तरह गंदे कपड़े नहीं पहनती और ना ही इसके तौर तरीके नौकरों की तरह है। वो पढ़ी लिखी है। उसका नाम पायल था।
मेरी शादी के शुरू के 2-3 दिन तो अच्छे से गुजर गए। हमारी 2-4 दावतें भी हुई, पर उसके बाद मेरी जिंदगी रूटीन पर आ गई। वही घर, पति का सारा दिन काम पर रहना, और मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती थी। मैं घर में अपनी सास की दी हुई चप्पल पहनकर फिरती थी, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उन चप्पलों में से बहुत अजीब तरह की आवाजें आती थी। यानी मैं जहां भी जाती तो सबको पता चल जाता कि मैं कहां जा रही हूं। मैं सोचती कि चप्पल बहुत पुरानी है, इसलिए ही इन चप्पलों में से आवाज आती है। मैंने अपनी सास से भी कहा कि चप्पलों से अजीब सी आवाज आती है, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये चप्पलें काफी पुरानी हैं, इसलिए आ रही है। वैसे भी तुम्हें कौन सा सारी जिंदगी ये चप्पलें पहननी है? एक दफा तुम हमें खुशखबरी सुना दो, इसके बाद तुम ये चप्पलें उतार देना। अब तो मैं भी प्रार्थना करने लगी कि जल्द से जल्द मुझे कोई उम्मीद मिल जाए, ताकि इन चप्पलों से मेरी जान छूटे। भला कौन ऐसी पुरानी चप्पलें पहनना चाहेगा, वो भी इतनी भारी। मैं पूरा दिन घर में ही रहती थी और इस घर पर नजर रखा करती। इस घर के काफी सारे कमरे बंद थे। इस घर में कोई 8 से 10 कमरे थे, लेकिन सिर्फ 3 ही कमरे खुले हुए थे। एक कमरा मेरे और मेरे पति का था, एक मेरी सास का कमरा, और एक कमरा मेहमानों के लिए साफ किया हुआ था। मुझे ये घर बहुत अजीब लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इस घर में कोई राज है, कोई अजीब सी खामोशी है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते, कोई किसी से बात ही नहीं करता। मुझे उस घर में अजीब सी बोरियत महसूस हुआ करती थी। एक दिन मैंने कुछ अजीब देखा। मेरी सास घर में बने एक कमरे में जा रही थी, जिस कमरे को छुपा कर बनाया गया था। उसका दरवाजा एक अलमारी की शक्ल का था। देखने वालों को लगता कि वो दरवाजा नहीं बल्कि अलमारी है। मैंने उनको वहां जाते हुए देखा तो मैं हैरान रह गई और उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते मैं बाहर रखे सोफे पर ही सो गई। जब मेरी सास ने जगाया, क्या कर रही हो लड़की, अपने कमरे में जाकर सो जाओ अगर इतनी ही नींद आ रही है। वैसे मेरी सास का व्यवहार तो हमेशा मेरे साथ काफी अच्छा होता था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया था कि उनकी फितरत ही ऐसी थी। वो सबके साथ ऐसे ही बात करती थी। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझे हैरान होकर देखा कि तुम क्यों पूछ रही हो कि मैं कहाँ गई थी। मैंने कहा कि मैंने आपको देख लिया था। इस अलमारी के पीछे कोई कमरा है ना? मुझे पता है बड़े बड़े घरों में ऐसे कमरे बनाए जाते हैं। मुझे इस जैसे कमरों में जाने का बहुत ज्यादा शौक है। मुझे ऐसी चीजें देखना बहुत पसंद है। मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी ताकि आप मुझे उस कमरे में ले जाएं। मुझे देखना है कि वहां क्या है। मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया। वो कहने लगी कि तुम वहां जाकर क्या करोगी? मैंने कहा कि बस मुझे देखना है और कुछ नहीं। लेकिन उस कमरे में तो देखने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कमरा तो बिल्कुल खाली है। मेरी सास ने जब ये कहा तो मैं हैरान हो गई कि अगर वो कमरा खाली है तो मेरी सास पिछले 4 घंटे तक वहां क्या कर रही थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते ही मुझे नींद आ गई और मैंने अपनी नींद पूरी भी कर ली। अगर वो कमरा खाली था तो वहां जाकर 4 घंटे गुजारना कोई आसान काम नहीं है। एक खाली कमरे में भला इंसान 4 घंटे तक क्या कर सकता है? मैंने एक सांस में कहा कि मुझे फिर भी देखना है, मैं बस देखकर वापस आ जाऊंगी। और अचानक मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी कि बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। ये घर है, कोई पार्क नहीं है। जाओ अपने कमरे में अपना काम करो। जो बात मैंने तुम्हें शादी की पहली रात कही थी उस पर तवज्जो दो। बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो। शादी हो गई है अब तुम्हारी, होगी तू अपने माँ बाप की लाडली, पर बहू हो मेरी, और ऐसे ही पेश आऊंगी मैं तो। मैं हैरान व परेशान रह गई कि मेरी सास ने मुझे इतनी बुरी तरह डांट दिया, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड आज बहुत खराब था। शाम को मेरा पति आया तो मैंने उसे सारी बात बता दी। क्या हो जाता अगर मुझे कमरे में जाने देती? मैंने क्या वहां से कोई चीज उठाकर भाग जाना था? मेरे पति ने कहा कि वो उनका कमरा है, उन्होंने वहां कुछ किताबें और कुछ चीजें सजा रखी हैं, वहां पर वो किसी को भी जाने नहीं देती। मेरी सास तो कह रही थी कि वो बिल्कुल खाली है और मेरा पति कह रहा था कि वहां पर माँ ने अपनी चीजें रखी हैं। इन दोनों की बातें आपस में मिल नहीं रही थी। मेरे पति ने मुझे बहलाकर बात खत्म कर दी, लेकिन इंसान की फितरत है कि उसे जिस काम से मना किया जाए वो वही काम करने के बारे में सोचने लगता है।
और फिर उसको करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे दिमाग में भी ये बात खटक गई थी और अब बस मुझे किसी तरह ये जानने का भूत सवार हो गया उसके अंदर क्या है। लेकिन मेरी सास उस कमरे को लॉक करके रखती थी और दिन में 4 से 5 घंटे उस कमरे में गुजारा करती थी। और एक दिन मैंने एक और अजीब हरकत होते हुए देखी। मेरे पति ने कहा था कि उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, पर पायल जो खुद को नौकरानी बताती थी उस कमरे में रोज जाया करती थी। अगर पायल उस कमरे में जा सकती थी तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती थी? मैं तो इस घर की बहू हूं ना। मुझे और गुस्सा आ गया और फिर से मैंने अपने पति के सामने ये मामला पेश किया। मेरे पति ने कहा कि वहां सफाई करने गई होगी। उसने फिर से मुझे चुप कर दिया और कहा कि छोड़ो, क्यों तुम उस कमरे के पीछे पड़ गई हो, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाता हूं। और मैं समझ गई थी कि वो बात बदल रहा था। एक तो मैं इन चप्पलों से तंग थी कि इनके शोर से मेरे सर में दर्द होने लगता था। मेरा दिल करता है कि मैं बैठी रहूं, ना इधर से उधर फिरूं और ना इन चप्पलों की आवाज मेरे कानों में सुनाई देगी। लेकिन मैं सारा दिन घर में बैठकर भी क्या कर सकती थी? थोड़ी बहुत चहलकदमी मेरे लिए जरूरी थी। मैं एक जगह पर नहीं बैठ सकती थी। बस आज भी इसी तरह इधर से उधर फिर रही थी कि मैंने फिर से कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि पायल इसी कमरे से बाहर निकल रही थी और उसने काली चादर में कुछ छुपा रखा था। मैं उसके पीछे थी लेकिन उसे एहसास नहीं था। वो काली चादर में कुछ उठाए हुए घर से बाहर निकल गई और बाहर पहले से ही एक रिक्शा मौजूद था जिसमें वो बैठकर वहां से चली गई। मैं हैरान थी कि आखिर वो क्या चीज थी और फिर मैं उसका इंतजार करने लगी। उसको वापस भी आना था, वो उसी घर में रहती थी। वो वापस आई तो तब भी उसने कुछ छुपाया हुआ था और वापस उसी कमरे में चली गई। मुझे ये भी पता चला कि पायल शादीशुदा है और उसके 2-3 बच्चे भी हैं और वो अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर काम करती है। लगता है वो बहुत मजबूर थी, नहीं तो अपना घर बार अपने बच्चों को छोड़कर कौन आता है। एक दिन मेरे कानों ने कुछ आवाज सुनी। मेरी सास मेरे पति से बुरी तरह लड़ रही थी। तुम्हारी औलाद कब होगी? 1 महीना हो गया है शादी को। मेरी सास चिल्लाई। ये गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं थी। 1 महीना होना कौन सा पाप हो गया था? आखिर इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? मेरे पति ने भी जवाब दिया। मैं ये बात नहीं कर रही, वो सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था। उसको समझा दो कि कुछ तो करे। अगर उसके यहाँ औलाद ना हुई तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। अजीब पागल सी लड़की है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। अक्ल तो उसे छूकर भी नहीं गुजरी। छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती है। मैं हैरान रह गई कि अगर मेरी औलाद ना हुई तो ये मुझे इस घर से निकाल देगी। मेरे बारे में ऐसी सोच है इनकी, इसका मतलब वो अच्छी इंसान नहीं थी। अब मुझे मेरी सास से नफरत हो गई। मुझे गुस्सा आने लगा कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। मैंने इरादा कर लिया कि ये जो कुछ भी छुपा रही है मैं सबके सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि जिस चीज को छुपाया जाए वो कोई अच्छी चीज नहीं होती। मेरी सास का कोई राज था जो सारी दुनिया से छुपा रही थी। मैंने अब चीजों को बहुत बारीकी से नोट करना शुरू कर दिया। मैंने देखना शुरू कर दिया था। मेरी सास एक खास वक्त में ही पायल को उस कमरे में भेजती थी। मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया था। बस मुझे उस प्लान को पूरा करने के लिए पायल के कपड़ों की जरूरत थी। मैंने सोच लिया कि मैं पायल के क्वार्टर में जाकर उसका एक जोड़ा उठा लूंगी। लेकिन जब मैं क्वार्टर की तरफ बढ़ी और फिर जैसे ही मैं उसके कपड़ों की तरफ बढ़ी तो मैंने अपने पीछे किसी को खड़ा देखा। वो मेरी सास थी। उनको बाहर खड़ा देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। वो मुझे हैरान होकर देखने लगी। क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारा क्या काम है? तो मैंने कहा कि मैं तो बस ऐसे ही चलते चलते यहाँ आ गई थी। जाहिर है मेरा और क्या काम हो सकता है। मैंने किसी तरह बात को संभाल लिया। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हुई कि पायल का क्वार्टर घर के आखिरी हिस्से में बना हुआ था, जहां पर कपड़े धोए जाते थे। मैं तो उसके कपड़े उठाने की नीयत से ही गई थी, लेकिन मेरी सास वहां कहां से आ गई? अचानक ये ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह आया कि मेरी सास जरूर मेरी चप्पलों की आवाज सुनकर वहां आई होगी। मेरा दिल बैठ गया। मैं जान गई कि इसीलिए मुझे ये अजीब सी चप्पलें पहनाई गई हैं, ताकि मैं जहां भी जाऊं ये लोग मुझ पर नजर रख सकेंगे, क्योंकि इन चप्पलों की आवाज पूरे घर में गूंजती थी। मुझे अपनी अक्ल पर मातम करने का दिल किया।
कि मैं उनकी इस चाल में कितनी आसानी से आ गई। मैंने कैंची से चप्पल काट दिया था और मैं ये कहने लगी कि टूट गया है, इसलिए मैं इसको नहीं पहन सकती। अब मैं चप्पलों के बिना पायल के क्वार्टर में गई और उसका एक कपड़ों का जोड़ा उठा लिया। मुझे पायल को भी गायब करना था। मैंने पायल को सामान की लिस्ट बनाकर दे दी और उससे कहा कि जाओ जाकर सामान लेकर आओ। उसने कोई सवाल किया न जवाब और घर से चली गई। उसके कपड़े पहनकर मैं किचन में खड़ी हो गई और सब्जी काटने लगी। मेरा मुंह दूसरी तरफ था कि मेरी सास आई और उन्होंने आकर कहा कि तुम अभी तक यहाँ खड़ी काम कर रही हो, ये लो चाबी यहाँ पड़ी है। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा और हाँ में सर हिला दिया। मेरी सास चाबी वहीं रखकर वहां से चली गई। मैंने जल्दी जल्दी चाबी उठाई और उस कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे दिल में थोड़ा बहुत डर भी आ रहा था कि इस कमरे में जाने क्या हो, लेकिन मेरे पास यही एक मौका था। मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना था। फौरन चाबी के लिए तकरीबन भागने के अंदाज में उस कमरे की तरफ बढ़ी और उसका दरवाजा खोलकर आगे बढ़ गई। नीचे सीढ़ियां थी, उसका मतलब वो सिर्फ कमरा नहीं बल्कि तहखाना था। अब तो मुझे और भी डर लगने लगा कि जाने क्या होगा। मैं नीचे गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान और परेशान रह गई। वहां एक औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, जैसे किसी ने उसको बुरी तरह से मारा हो। वो भी मुझे देखकर हैरान हुई और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मदद मांगने लगी। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। वो औरत थी तो जवान, लेकिन बीमारी और जख्मों की वजह से वो बूढ़ी लग रही थी। वो बहुत धीमी आवाज में बोली कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने देखा कि उसके पैर में एक जंजीर डाली गई थी। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ गई और उसके पांव से जंजीर निकाल दी। जो चाबी मुझे मेरी सास ने दी थी उसमें जंजीर की चाबी भी थी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, तो उसने कहा कि वो रजत की पत्नी है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि रजत तो मेरे पति का नाम था। मैंने कहा कि तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है? उसने कहा कि मुझे मेरी सास ने कैद किया है। मेरी रूह कांप उठी। उसने मुझे सारी बात बताई कि ये लोग बहुत गरीब थे। मुझे रजत से मोहब्बत हो गई और उसने मुझसे शादी कर ली। ये मेरा घर है, इन लोगों का नहीं। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। अपना सब कुछ उन्होंने मेरे नाम किया है। मेरी सास मुझसे मेरी सारी जायदाद और ये घर अपने नाम लिखवाना चाहती थी और रजत भी उसी का साथ दे रहा है। लेकिन मेरे माँ बाप की वसीयत के मुताबिक ये लोग मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि हर महीने मेरे दस्तखत होने के बाद ही उनको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं। और मेरे माँ बाप की वसीयत और इंश्योरेंस के मुताबिक दुनिया में मेरी और रजत की औलाद आएगी, और मेरे माँ बाप की वसीयत और इंश्योरेंस के मुताबिक दुनिया में मेरी और रजत की औलाद आएगी, तो मेरी सारी दौलत मेरी औलाद के नाम हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं माँ नहीं बन सकती। अब सारी कड़ियाँ मेरे दिमाग में जुड़ने लगी थी। इसलिए इन लोगों ने मेरी शादी रजत से करवाई और पहली ही रात मुझे औलाद पैदा करने पर दबाव डाला, ताकि मेरी औलाद पैदा हो जाए और वो औलाद उस लड़की की औलाद कहलाए। सारी जायदाद उस औलाद को मिल जाती। ये इस लड़की को कभी नहीं मारते, क्योंकि इसके बगैर उनको पैसे नहीं मिल सकते थे। लेकिन अगर एक दफा मैं उनको औलाद पैदा करके दे देती तो फिर मैं उनके लिए बेकार थी। तब ये लोग या तो मुझे भी इसी तरह इस कमरे में बंद कर देते या फिर जान से मार देते। मेरे तो हाथ पांव फूल गए, समझ न आया कि मैं क्या करूं। उस लड़की ने मुझे कहा कि यहां से निकलना होगा। मेरे चाचा बहुत बड़े वकील हैं, बस एक दफा मेरी खबर मेरे चाचा को पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे चाचा हिंदुस्तान में नहीं होते हैं और ये दोनों मुझे उनसे बात भी नहीं करने देते। रोज कमरे में आती है, मुझे धमकी देती है, कहती है कि मैं खुद अपनी सारी दौलत उनके नाम कर दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही। मुझे कुछ देर लगी अपने हालात संभालने में। मुझे याद आया कि मेरे पास मेरा फ़ोन है, लेकिन अगर मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ तो तब शायद बात नहीं बनती। मैंने अपने बाबा को फ़ोन करके सारी बात उनको बता दी। उस लड़की को भी फ़ोन दिया कि वो अपने चाचा से बात करे। उस लड़की ने कॉल की। उसके चाचा के बच्चे हिंदुस्तान में ही रहते थे। उन लोगों ने भी कहा था कि वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये टाइम मेरे पति के आने का था। मैंने उस कमरे को अंदर से लॉक कर दिया, क्योंकि अभी बाहर जाना हम दोनों के लिए ठीक नहीं था। मैं रोने लगी कि मैं इस घर में कितने ख्वाब सजा कर आई थी। मेरा पति एक धोखेबाज इंसान निकला।
मेरी सास एक जालिम औरत है। मेरा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। मेरी सास ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। आधे घंटे बाद मुझे पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई। हमें बचाने वाले आ गए। जब मुझे दरवाजे की दस्तक पर मेरे बाबा और कमिश्नर की आवाज आई और उस लड़की को अपने कजन की आवाज आई, तो तब हमने दरवाजा खोला। बाहर आए तो पुलिस ने मेरी सास और मेरे पति को पहले से ही पकड़ रखा था। हमसे बयान लिया गया और हमने उनको सारी बात बता दी। वो लड़की अपने कजन के साथ उनके घर चली गई और मैं अपने बाबा के साथ अपने घर आ गई। मेरे बाबा ने रजत से मेरी तलाक करवा दी। कुछ अरसा तो मैं यही सोचकर परेशान रही कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन फिर ये सोच कर के वो लोग मेरे काबिल नहीं थे और क्या पता कल को मेरी हालत भी उसी लड़की जैसी कर देते। मुझे सब्र आ गया। अब वो लड़की रीना मेरी दोस्त है। मैं उससे उसके घर मिलने जाती रहती हूँ और ये सोचकर धन्यवाद करती हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने से पहले ही ईश्वर ने मुझे बचा लिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।